शार्क टैंक के शार्क रितेश अग्रवाल की एक कंपनी जो कभी 13,000 करोड़ के लॉस में थी और कोर्ट केस में उलझी हुई थी, आज अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रही है और दुनिया इसे द ग्रेटेस्ट कमबैक कह रही है। ये कंपनी और कोई नहीं बल्कि ओयो है, जो कि निब्बा निब्बी के लवर स्पॉट से लेकर आज एक ग्लोबल एंटरप्राइज बनाने का सफर तय कर चुकी है। कैसे हुआ ये इम्पॉसिबल लगने वाला कमबैक, कैसे रितेश अग्रवाल ने ओयो को डूबने से बचा लिया और आप इससे क्या सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ओयो की कहानी जीरो से हीरो बनने की। रितेश अग्रवाल न तो आईआईटी के ग्रेजुएट हैं, न आईआईएम के एक आम लड़के की तरह। वो ओडिशा के एक छोटे से शहर से निकले और दिल्ली आए अपनी पढ़ाई करने, लेकिन वहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ उन्हें जीने का जुगाड़ करना भी जरूरी था। इसके लिए वो एयरटेल के सिम कार्ड्स बेचा करते थे। इसी से ही उन्होंने बिजनेस इनसाइट सीखे, जिसने आगे जाके उनको बहुत हेल्प करा। जिसमें 2012 में रितेश अग्रवाल ने एक बजट अकोमोडेशन लिस्टिंग एंड बुकिंग वेबसाइट ओरावल स्टेज लॉन्च करी, जो कि एयरबीएनबी जैसी ही थी। इसका एम था अफोर्डेबल स्टेज को इजीली एक्सेसिबल बनाना। सिर्फ एक साल बाद 2013 में ओरावल स्टेज को रीब्रांड करके ओयो नाम दिया गया, जिसका मतलब था ऑन योर ओन। ये नाम बहुत ज्यादा कैची था और इसके विजन भी इसमें क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहे थे। ओयो की इनिशियल सक्सेस के बाद रितेश को एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी, थियल फेलोशिप से 100,000 का ग्रांट। ये प्रोग्राम पेपाल के को फाउंडर पीटर थियल का था, जो कि यंग एंटरप्रेन्योर्स को अपने इनोवेटिव आइडियाज को परस्यू करने के लिए मोटिवेट करता है। इसी फंडिंग ने ओयो को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दी और ओयो की टर्निंग जर्नी में एक बहुत बड़ा पॉइंट बन गया। शुरू में ओयो का मॉडल बहुत ही सिंपल था। ओयो ने इंडिपेंडेंटली ओन बजट हॉस्टल्स के साथ पार्टनरशिप करी। उन्होंने इन प्रॉपर्टीज को ओयो के नाम से ही रीब्रांड किया और स्टैंडर्ड एमिनिटीज दी। ये एमिनिटीज बहुत ही रेवोल्यूशनरी थी, जैसे क्लीन लिनन, फ्री वाईफाई, 24/7 सपोर्ट। और यहाँ पर ओयो ने एक और स्मार्ट मूव करा। उन्होंने इन प्रॉपर्टीज को खरीदा नहीं, बल्कि फ्रेंचाइजीज और लीज मॉडल्स पर काम करा। होटल ओनर्स अपने प्रॉपर्टी के मालिक रहे, पर ऑपरेशंस और ब्रांडिंग ओयो के अंडर ही हो। ओयो ने इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल सपोर्ट दिया। मार्केटिंग की विजिबिलिटी और बुकिंग बढ़ाने के लिए इससे दोनों पार्टीज का फायदा हुआ। होटल ओनर्स का बिजनेस बढ़ा और ओयो धीरे धीरे एक्सपैंड करता रहा और दोनों पार्टीज का अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा था। यहाँ तक सब सही चल रहा था और उस टाइम पे ओयो रूम्स 170 शहरों में अपना नेटवर्क एस्टैब्लिश कर चुके थे, जिसमें 5,500 प्रॉपर्टीज ओयो के बैनर के नीचे काम कर रही थी। इन सारे होटल्स का टोटल रूम इन्वेंट्री 65,000 था। बट प्रॉब्लम शुरू हुई 2016 से और इसका कारण है ये इंसान। इनका नाम है मासायोशी सन और ये सॉफ्टबैंक नाम की एक कंपनी के फाउंडर हैं। उन्हें लगा कि ओयो ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर सकती है और इसीलिए उन्होंने ओयो में अगस्त 2015 में पहली बार इन्वेस्ट करा और आगे चलकर उन्होंने $1.5 बिलियन और इन्वेस्ट किए। इसके साथ साथ वो ओयो के बिगेस्ट शेयर होल्डर बन गए और उनके पास ओयो के 46.62% स्टेक्स थे। सॉफ्टबैंक की इन्वेस्टमेंट से ओयो के रेवेन्यूज बढ़ गए, जिससे FY 2016 एंड 2017 में ओयो का रेवेन्यू 125 करोड़ तक पहुंच गया, जो FY 2015 से 16 के 17 करोड़ के मुकाबले 7x ज्यादा था। साथ ही साथ ज्यादा इन्वेस्टमेंट से उनके लॉसेस भी कट डाउन हो रहे थे। ओयो ने अपने लॉसेस को 27% तक कम कर दिया, जो कि 363.37 करोड़ हो गए 2016 से 2017 में, और ये उनके बिजनेस में हाई ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से हुआ। बट आप तो यही कहोगे कि ये तो अच्छा हुआ ना, रेवेन्यूज आना प्रॉब्लम थोड़ी है। हाँ, इसका फायदा शॉर्ट टर्म में तो बहुत हुआ, पर यही लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ा करने वाला था। जानते हैं कैसे? जब सॉफ्टबैंक ने ओयो में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी तो ओयो के सारे डिसीजन में सॉफ्टबैंक भी रोल प्ले करने लगा। इसीलिए उन्होंने ओयो का एक्सपेंशन ग्लोबल लेवल पे स्टार्ट कर दिया और इसी के चलते ओयो ने अपना एक यूनिक मॉडल मिनिमम इनकम गारंटी या MIG लॉन्च किया था, जो होटल ओनर्स के लिए गेम चेंजर बन गया। इस मॉडल के तहत ओयो ने गारंटी दी होटल ओनर्स को कि चाहे बुकिंग हो या ना हो, इनको एक फिक्स्ड इनकम गारंटी मिलेगी। तो समझ जाइए कि अगर एक होटल में 16 रूम है तो ओयो ने हर महीने 5 रूम्स का रेवेन्यू एक गारंटीड फॉर्मेट में होटल ओनर्स को दे दिया, चाहे वो रूम ऑक्यूपाइड हो या ना हो। पर ये गारंटी मॉडल सिर्फ 8 से 9% होटल ओनर्स को मिलती थी
जो मोस्टली नए सिटीज में होते थे जहां पर ओयो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहा था। इस स्ट्रैटेजी ने ओयो को अपने नेटवर्क में बहुत सारे होटल्स को ऐड करने में हेल्प करा और होटल ओनर्स को साथ साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दी। इस मॉडल ने ओयो को अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करने में बहुत ज्यादा मदद करी और होटल ओनर्स को साथ साथ एक ट्रस्ट भी दिया कि अगर उनको ओयो के साथ काम करना है तो उनको एक गारंटीड इनकम भी मिलेगी। तो इस मॉडल के साथ ओयो को हर महीने होटल ओनर्स को बहुत ज्यादा पैसे देने होते थे और वहीं दूसरी तरफ ओयो ग्लोबली भी वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन कर रहा था। उन्होंने चाइना, यूएस, यूरोप, लैटिन अमेरिका में भी एक्सपैंड किया। अब आप ये कहोगे कि इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये थी कि ये बस अंधाधुंध एक्सपेंशन किए जा रहे थे, बट जो होटल्स थे उनकी सर्विसेज की क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था, ना ही होटल ओनर्स को सपोर्ट मिल पा रहा था और साथ में ही पुअर सर्विसेज की वजह से कस्टमर्स की बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी। ये तो यही हो गया कि क्लैश ऑफ क्लैंस में रश बेस बना लिया हो टाउन हॉल 12-13 जल्दी जाने के लिए। और साथ ही साथ यूएस के होटल्स में भी बहुत दिक्कत आ रही थी। वहाँ होटल्स के प्राइसेस कम होने से ओयो के प्रॉपर्टीज ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूट का अड्डा बन गया था, जिनकी कंप्लेंट्स कस्टमर रेगुलरली दे रहे थे। ओयो के बजट फ्रेंडली रूम्स का एक ही नतीजा हुआ कि वहाँ उनके रूम्स बजट फ्रेंडली से क्राइम फ्रेंडली हो गए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और साथ ही साथ मिनिमम इनकम गारंटी मॉडल तो चल ही रहा था, जो कि इनकी जेब ढीली कर रहा था। और 2019 में आ गया लॉकडाउन, जिसने दिक्कतें और ज्यादा बढ़ा दी और इनके लॉसेस आसमान छूने लगे, जिससे इनके लॉसेस 2019 में 2364 करोड़ थे, वो 2020 में 13,122 करोड़ तक पहुंच गए। और इसके वजह से इन्हें कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी। बहुत सारे एम्प्लॉयज को उन्हें फायर करना पड़ा और साथ साथ अपना मिनिमम इनकम गारंटी मॉडल भी बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से इन पर बहुत सारे कोर्ट केसेस चल गए। इसके साथ साथ होटल ओनर्स ने ओयो पर रेवेन्यू मैनिपुलेशन और फ्रॉड के काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए। 22 अक्टूबर 2021 में मुंबई, नोएडा और गुड़गांव के काफी सारे होटल ओनर्स में ओयो पर एफआईआर करवाई, जिसमें उन्होंने ओयो पर 70 लाख से लेकर 32 करोड़ के रेवेन्यू मैनिपुलेशन का आरोप लगाया। होटल सम्राट मुंबई के ओनर ने ये क्लेम किया कि ओयो ने उनसे 70 लाख का ओवरफ्लो शेयर छुपा दिया और कॉर्पोरेट स्वीट्स नोएडा के ओनर ने ओयो पर 32 करोड़ का फ्रॉड एक्सपोज किया। ऐसे ही बहुत सारे फ्रॉड केसेस ओयो पर एक्सपोज हो गए थे। इनके साथ FHRAI ने भी इन पर केस कर दिया और साथ ही कोविड की वजह से भी कुछ रेवेन्यूज नहीं आ रहा था। ओयो पर इतने सारे कोर्ट केसेस लग गए कि उन्होंने डेफिनेटली बीटेक वालों से ज्यादा लॉयर्स की प्लेसमेंट लगाई होगी। इन सब की वजह से ओयो बहुत ही ज्यादा भारी मुसीबत में आ गया था। पर इन सब चीजों के अलावा ओयो के साथ सिर्फ दो चीजें अच्छी थी। पहला तो उनके बैंक में $1 बिलियन का बैलेंस बना रहा और दूसरा उनके सारे फाउंडिंग टीम मेंबर्स अभी भी उनके साथ टिके हुए थे। पर इस साल उन्होंने 229 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। पर भाई कैसे? सब चीजें ऑपोजिट में है, फिर भी इतना सॉलिड कमबैक कैसे? इसके लिए रितेश अग्रवाल ने ओयो की एक्सपेंशन विजन के साथ साथ रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को भी पिक्चर में लेके आया और इस पर ही आगे बढ़ते रहे। इसके साथ साथ ओयो के Q2 रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और ओयो का नेट प्रॉफिट 158 करोड़ का है और रेवेन्यू भी 1578 करोड़ तक सर्ज हो गया है। काफी इंप्रेसिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके लिए उन्होंने अपने पुराने मॉडल मिनिमम इनकम गारंटी की जगह एक नया मॉडल रेवेन्यू शेयरिंग को पिक्चर में लेके आए। इस मॉडल में ओयो और होटल ओनर्स अपनी बुकिंग के हिसाब से प्रॉफिट शेयर किया करते थे और इसके साथ साथ ओयो ने उन सारे होटल्स को डीलिस्ट कर दिया जो कि प्रॉफिट नहीं कमा रहे थे और बाकी बची होटल सर्विसेज पर पूरा ध्यान दिया गया। और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि इस कंपनी के रेवेन्यूज घटे नहीं पर बढ़ते ही रहे। इसके साथ साथ ओयो ने अपने ऑपरेशंस 80 कंट्रीज में नहीं सिर्फ 35 कंट्रीज में ही फोकस रखे और गुड क्वालिटी सर्विसेज पर भी फोकस करा। इसके साथ साथ सितंबर 2024 में ओयो ने एक बड़ी डील फाइनलाइज की। ओयो ने अमेरिकन बजट मोटेल चेन मोटेल 6 और उसके होटल ब्रांड स्टूडियो 6 खरीदने का अग्रीमेंट साइन किया। ये एक ऑल कैश डील थी जो $525 मिलियन की थी और ये डील ब्लैकस्टोन इनकॉर्पोरेशन से की गई थी। ओयो ने ग्लोबल एक्सपेंशन की तरफ एक और बड़ा कदम रखा जिससे ओयो का यूएस में एक्सपेंशन और बढ़ गया। इन सभी चीजों के चलते ओयो का आईपीओ मार्च 2025 के पहले हफ्ते में ओपन और क्लोज होने की पूरी उम्मीद है, यानी अगले साल शुरू होते ही मार्केट में धमाका। इन सब के चलते अब ओयो सिर्फ लॉसेस में नहीं है, वो तो बहुत हेवी प्रॉफिट्स कर रही है।
अगर लीडर्स अपनी ईगो को साइड में रखें और टीम के साथ मिलजुल कर काम करें तो कंपनी को बहुत आगे लिया जा सकता है। तो आपको ओयो की केस स्टडी से एक ही चीज सीखने को मिली होगी कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। यही चीज सीखने के लिए रितेश अग्रवाल ने हजारों करोड़ों इन्वेस्टर्स के पैसे डुबा दिए, पर मैं आपको ये चीज फ्री में सिखा रहा हूँ। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बिजनेस केस स्टडी वीडियोस पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में।